मधुरंग नामक गांव में दो अनाथ बहनें रहती थीं, रीता और सीता। इन बच्चियों ने कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो दिया था। इनके पास जीवन यापन करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर ये सब्जियां उगाकर व्यापारी को बेचती थी। सब्जियों को बेचकर जो थोड़े पैसे आते थे, उन्हीं से उनका गुजारा होता था। आज तो सीता दीदी बहुत नाराज होगी। मुझे मंदिर से आने में देर जो हो गई। रीता, तुम इतनी देर से क्यों आई? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, पता है? दीदी, आज मंदिर में बहुत भीड़ थी। पूजा करने के बाद जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में बूढ़ी काकी मिल गई। इन्हें उनके पास बहुत भारी लकड़ी का गट्ठर था, वह उसे उठा नहीं पा रही थी। मैंने उनको मदद की, उनके घर तक वह लकड़ी का गट्ठर ले जाकर पहुंचा दिया। बस इसी वजह से मुझे घर आने में देर हो गई। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम कितनी दयालु हो। किसी को भी मुश्किल में देखती नहीं कि तुम मदद के लिए पहुंच जाती हो। पर क्या फायदा रीता, हमारे दयालु होने का? भगवान ने तो हमारे साथ कितना अन्याय किया। हमारे माता पिता को हमसे छीन लिया और हम अनाथ हो गए। इतना कहते कहते सीता के आंखों में आंसू भर आए, पर उसने अपने आंसू को छुपा लिया। वह रीता को अपने आंसू दिखाकर उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। चलो रीता, जल्दी से चूल्हा जलाओ। रीता घर के अंदर चली जाती है और चूल्हा जलाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। दोनों बहन खाना खाकर आराम करने लगती है और एक दूसरे से बात करती है। सीता दीदी माँ, पिताजी के जाने के बाद हम कितने अकेले हो गए हैं ना। माँ की बहुत याद आती है। कभी कभी तो एहसास होता है कि माँ मुझे पुकार रही है। हाँ रीता, मुझे भी माँ पिताजी की याद आती है। लगता है कि पिताजी खेत पर गए हैं, वापस आकर और मुझे आवाज लगाएंगे। मेरे माथे पर अपना हाथ फेर कर मुझे आशीर्वाद देंगे। पर रीता होने को कौन हाल सकता है? तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रीता दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने उसके चाचा मोतीलाल, चाची आशा और चचेरा भाई मोहित खड़ा है। प्रणाम चाचा जी, कहिए कैसे आना हुआ? वो इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारा हाल समाचार लेता चलो। कैसी हो बेटी? तभी सीता भी दरवाजे के पास आ जाती है। वे चाचा जी को देखकर सोच में पड़ जाती है कि माँ पिताजी के जाने के बाद कभी वे एक बार भी यह देखने तक नहीं आए कि हम कैसे जी रहे हैं। फिर आज अचानक ये घर पर हमारा हाल चाल पूछने क्यों आ गए? कहो सीता, रीता बेटी कैसी हो तुम दोनों? मुझे तुम्हारी चिंता सता रही थी कि भैया भाभी के जाने के बाद आखिर तुम्हारा गुजर बसर कैसे हो पा रहा होगा। हाँ बेटी, तुम अपना जमीन मेरे बेटे मोहित के नाम पर कर दो। मोहित तुम दोनों का परवरिश करने को तैयार है। वह आखिर तुम्हारा भाई ही तो है। हाँ, मैं तुम दोनों बहनों की अच्छे से देखभाल करूंगा। तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। माँ पिताजी को गुजरे साल होने को आए, आपको हमारी याद इतने दिनों के बाद आई। नहीं सीता बेटी, हम तो कब से तुमसे मिलना चाह रहे थे, पर मेरी भी तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए नहीं आ पाया। चाचा जी, आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी जमीन मोहित के नाम कर दूंगी? वह जमीन पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। सीता की बातें सुनकर मोतीलाल, आशा और मोहित मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। दीदी, लगता है चाचा जी हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। हाँ, मुझे भी उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही, पर छोड़ो ये सब बातें, तुम चिंता मत करो। दीदी,
कल गांव में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव जी की बारात निकलेगी और भोज भी होगा। हम वहां चलेंगे। शिवरात्रि में तुम मंदिर जाकर शिव जी की पूजा कर लेना, पर हम भोज खाने नहीं जाएंगे। गांव के सभी लोग बातें बनाते हैं, हमसे ठीक से बात भी नहीं करते। फिर दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती है। सुबह होने पर दोनों अपने खेत में जाती है। दोनों बहनों ने मेहनत करके अपने खेत में सब्जियां उगाई थी, जिन्हें देखकर वे खुश हो जाती हैं। रीता, हम इन सब्जियों को तोड़कर किसी व्यापारी को बेच देंगे और थोड़े सब्जी हम अपने लिए भी रख लेंगे। इस जमीन को अगर हम चाचा जी को दे देंगे तो क्या गारंटी है कि वो हमें अपने घर में अच्छे से रखेंगे। मैं तो कभी भी इस जमीन को ना तो चाचा जी को दूंगी और ना ही बेचूंगी। फिर दोनों बहनें अपने लिए कुछ सब्जियों को तोड़ती है और लेकर घर आ जाती है। दीदी, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं दूसरों के घर में बर्तन धोने का काम करना शुरू कर दूं, ताकि घर का खर्च निकल सके। रीता, तुम इतना चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ होने नहीं दूंगी। मैं हूँ ना, मैं माँ, पिताजी दोनों की जिम्मेदारी उठाओगी, तुम दुखी मत हो। फिर सीता और रीता अपने अपने काम में लग जाती है। दूसरे दिन जब दोनों अपने खेत में जाती है तो क्या देखती है कि उनके खेत में बीच से आधा करके उसे बेड्ड से घेर दिया गया है। ये किसने किया मेरे खेत में? ये आखिर किसकी बदमाशी है? हमारे खेत में छेड़छाड़ करके हमारे सब्जियों को भी रौंद डाला है किसी ने। हो ना हो, यह चाचा जी का काम लगता है। दीदी, हम तो अपने खेत की सब्जी तोड़कर व्यापारी को देने के लिए आए थे, पर हमारी सारी सब्जियों को कितनी बदमाश ने रौंद डाला है और आधा खेत भी अपने कब्जे में कर लिया है। चाचा जी की नजर हमारे खेत पर थी। मुझे तो लगता है यह काम चाचा जी का ही है। तभी सामने से मोहित और मोतीलाल आ जाते हैं। चाचा जी, क्या आपने हमारे खेत में बेड लगाकर खेत को आधा अपने कब्जे में कर लिया है? पर यह पूरा खेत पिताजी का था। पिताजी ने कभी नहीं कहा कि इस खेत में आपका भी हिस्सा है। तुम्हें नहीं मालूम बेटी, इस खेत में आधा हिस्सा मेरा भी है। शायद तुम्हारे पिताजी यह बात तुम्हें बताना भूल गए थे। नहीं चाचा जी, आप गलत बोल रहे हैं। मैं मुखिया जी के पास जाऊंगी। मैं अपने खेत को ऐसे ही नहीं हड़पने दूंगी। फिर सीता मुखिया जी के घर जाती है और उसके साथ हो रहे अन्याय के बारे में बताती है। सीता मुखिया जी से इंसाफ की गुहार लगाती है। ठीक है, मैं कल ही मोतीलाल को बुलाकर पूछताछ करता हूँ और सारी बात की जानकारी लेता हूँ। तुम भी कल दोपहर 12 बजे आ जाना। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही है कोई फैसला सुनाऊंगा। सीता घर चली जाती है। घर पहुंचकर सीता रीता के साथ बातें करती है। दीदी, हमारे पास तो हमारे खेत के कागजात हैं, तो फिर चाचा जी के सबूत पर हमसे हमारा खेत हथियाएंगे। मुझे डर है रीता चाचा जी, कहीं पंचों को पैसे की रिश्वत देकर फैसला अपने पक्ष में ना करवा लें। पर दीदी, उनके पास तो कोई सबूत नहीं है। मुखिया जी तो सबूत मांगेंगे। जैसे हमारे खेत की जमीन पर पिताजी का नाम है, तो वह जमीन कानूनन हमारा हुआ। अगर जमीन पर के कागजात पर दादाजी का नाम होता, तब उसमें चाचा जी हिस्सा ले सकते हैं थे, पर ऐसा नहीं है। ठीक है रीता, अब हम लोगों को सो जाना चाहिए। काफी रात हो गई है। कल मुखिया जी में पंचायत बुलाई है।
हम लोग अपना पक्ष साहस के साथ रखेंगे। भगवान हम अनाथों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। पंचों की बैठक होती है। सीता और रीता पहुंचती है। दूसरे पक्ष से मोतीलाल, उसकी पत्नी और बेटा मोहित भी पहुंचते हैं। मुखिया जी, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे जमीन पर मेरे चाचा अपना हक जमा रहे हैं। सरपंच जी, मैंने अपने भाई के जाने के बाद इन बच्चियों को संभाला है, इनकी देखभाल की है। अब ये ब्याहने लायक हो गई है। हाँ सरपंच जी, हम चाहते हैं कि इनका शादी ब्याह करवा दे। समय पर इनका ब्याह से जाना चाहिए, नहीं तो गांव के लोग हम पर ही हंसेंगे कि हम इनके चाचा चाची दोनों का फर्ज नहीं अदा कर रहे। शादी के बाद ये अपने ससुराल चली जाएगी तो इनके जमीन और घर का क्या होगा? सरपंच जी, इसलिए हम लोगों ने इनसे कहा कि हमारे साथ हमारे घर पर रहो, पर इन लोगों में गलत समझ लिया। सरपंच के सामने मोतीलाल, आशा और मोहित अच्छे होने का नाटक करने लगे। उनके इस रूप को देखकर सरपंच ने सीता को समझना चाहा। सीता बेटिया देखो, तुम्हारे चाचा चाची तो तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे हैं। नहीं सरपंच जी, आप जैसा समझ रहे हैं वैसे मेरे चाचा चाची नहीं हैं। इनकी नजर मेरे घर और जमीन पर है। ये मीठा मीठा बोलकर आपको भी भ्रमित कर रहे हैं। क्या इनके पास जमीन के कागजात है जिस पर इनका नाम लिखा है? कोई तो सबूत दिखाए। हाँ मोतीलाल, सीता रीता ठीक कह रही। क्या कोई कागजात है तुम्हारे पास सबूत के रूप में? मोतीलाल के पास कोई कागजात थे नहीं। सरपंच की ऐसी बात सुनकर मोतीलाल आशा और मोहित की सिट्टी पीटी गुम हो गई। उनके चेहरे के रंग उड़ जाए। वे सभी मुंह लटकाकर वहां से चले जाते हैं। सरपंच जी समझ जाते हैं कि मोतीलाल झूठे दलील देकर जमीन पर अपना दावा ठोक रहा था। सीता, रीता, अपने तुम इत्मीनान से अपने घर जाऊं। अब मोतीलाल तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर उसने फिर से कोई खुरापाती की तो तुम मुझे बताना, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। सीता, रीता पंचों की बात सुनकर थोड़ी आश्वस्त होती है। उनके चेहरे पर से परेशानी हट जाती है। वे अपने घर की ओर जाने लगती हैं। रास्ते में उन्हें गांव की बूढ़ी काकी मिलती है। क्या हुआ रीता बेटी, तुम दोनों ठीक हो ना? मैंने सुना तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारी जमीन अपना बताकर हड़पना चाह रहे। हाँ काकी, आपने सही सुना है। हम सभी पंचायत से ही लौट रहे हैं, पर चाचा की झलकी काम नहीं आई। मुखिया जी समझ गए कि वे झूठ बोल रहे। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है जिससे साबित हो सके कि हमारे जमीन पर उनका हिस्सा है। बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान है ना, वह सब देखता है। वह उस कपटी मोतीलाल को तुम्हें परेशान करने की सजा जरूर देगा। दोनों बहनें घर जाकर हताश होकर बैठ जाती है और एक दूसरे से बात करती है। सीता दीदी, चाचा जी के पास तो बहुत पैसा है, अपना बड़ा मकान है, खेत है, कपड़े की बड़ी सी दुकान भी है। उनकी कपड़े की दुकान तो इतनी बड़ी है कि आसपास के सभी गांव के दुकानदार भी उनसे कपड़े लेकर जाते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी वे हमारी छोटी सी जमीन को लेने के पीछे पड़े हैं। रीता, आदमी का लालच जो है ना, वो उसे अंधा बना देता है। सही गलत क्या है वह उसके बारे में नहीं सोचता। बस उसे जो चीज चाहिए तो चाहिए, उसे हासिल करने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है। इस तरह दिन बीतते गए। रीता अपने खेत में कड़ी मेहनत करके सब्जियां उगाती और उन सब्जियों को
व्यापारी को बेचकर अपना जीवन व्यापन करती। खेत में जब भी मोहित से आमना सामना होता तो वह उन्हें भद्दी भद्दी बातें कहता, जिसे सुनकर दोनों बहनें दुखी हो जाती, पर कभी भी पलटकर कोई जवाब नहीं देती। पर अति का एक दिन अंत जरूर होता है। एक रात मोतीलाल के कपड़े की दुकान पर आग लग जाती है। आग लगने पर गांव वाले मोतीलाल को खबर देते हैं। मोतीलाल और मोहित दौड़े दौड़े दुकान पर आते हैं, पर तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आशा, हमें हमारे कर्मों का फल भगवान ने दिया है। हमारा दुकान जलकर राख हो गया, हम बर्बाद हो गए। मैंने अपने भाई की बेटियों को कितना सताया, उन्हें रुलाया। अब हमारे रोने की बारी है। भगवान हमें माफ कर दो। चलिए जी, हम मिलकर सीता रीता से माफी मांग कर आते हैं। सीता रीता हमें माफ कर देगी, वे दिल की बड़ी अच्छी है। हमें अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। फिर मोतीलाल, आशा और मोहित जाते हैं सीता रीता से माफी मांगने के लिए। आप लोग मेरे घर पर क्या बात है? बेटी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं रास्ते पर आ गया, मेरा कपड़े का दुकान जलकर राख हो गया। हाँ, मैंने सुना, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हमें माफ कर दो बेटी, यह सब हमारे कर्मों का फल है। हम कौन होते हैं? माफी देने वाले माफी मांगने हैं तो भगवान से मांगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हम आज जैसा कर्म करेंगे उसका फल भगवान हमें जरूर देंगे। हम अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, और बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। अर्थात बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए।